नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। राज्यसभा के रण को लेकर सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वोट काउंटिंग शुरू हो गई है। एक सीट को लेकर कुछ ही देर में फैसला होने वाला है। दूसरी सीट को लेकर थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है। मतदान की गोपनीयता को लेकर बीजेपी की शिकायत, बीजेपी ने चुनाव आयोग को शिकायत की है। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान होगा। शाम 5 बजे मतगणना और आज ही परिणाम आने हैं। तो संजय भाटिया वाली जो सीट है, जो बहुत क्लियर है कि उसमें कोई मुकाबला, टक्कर या वहां कोई पिंच नहीं फंसा था, उस सीट पर परिणाम बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि संजय भाटिया तो राज्यसभा जा ही रही है। कांग्रेस के पास भी नंबर्स हैं, लेकिन जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, अभी ये गोपनीयता को लेकर शिकायत दी गई है और अगर कोई ऑब्जेक्शन या शिकायतें इस तरह की बातें आती हैं तो हो सकता है कि दूसरी सीट को लेकर थोड़ा समय जरूर लगे। सीधा चंडीगढ़ आपको लिए चलते हैं। हमारे इनपुट हेड दीपक शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, वोट काउंटिंग शुरू हो चुकी है। जिस पल का इंतजार था मतगणना का, जिसके बाद परिणाम भी आना है, वो पल आ चुका है। जी बिल्कुल, वो पल आ चुका है जब वो पिटारा, वो बैलेट बॉक्स खुलेगा, जिसे किस्मत का पिटारा इसलिए कहेंगे, जिसमें कई राजनीतिक पार्टियों की साख, सबसे बड़ी बात कांग्रेस पार्टी की साख दाव पर है। क्या कुछ रहता है और आपको दिखाना चाहेंगे कि फिलहाल अभी कुछ ही देर में अगर बात करें तो यहाँ पर जो मतगणना है वो यहाँ पर, क्योंकि उसके लिए पहुंच चुके हैं तमाम जो ऑब्जर्वर है, वो रूम में ही है। अभी बैलेट बॉक्स जो है वो वहाँ पर खोले जाने की प्रक्रिया जो है वो पहले की जा रही है। उसके बाद जो वैलिड वोट हैं वो चेक किए जाएंगे, कितने वोट उस पर रिजेक्ट रहते हैं, कितने एक्सेप्ट रहते हैं, उसको लेकर के है अगर बात की जाए तो अभी आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। ये अभी सामने बीबी बत्रा यहाँ पर सामने आ रहे हैं। बात करते हुए अगर बात की जाए तो बीबी बत्रा हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, उनके साथ में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र हैं। लगातार प्रयास कर रहे थे, लंबे समय से ये प्रयास कर रहे थे और अब टाइम शुरू हुआ है मतगणना को लेकर के, और इसी के साथ ही कुछ देर के बाद स्थिति स्पष्ट होना शुरू हो जाएगी। क्या कुछ रहता है, किस तरीके की परिस्थितियाँ रहती हैं यहाँ पर अगर बात करें तो ये अभी नीचे जो अगर बात करें तो यहाँ पर पहुँचे हैं। राव साहब थोड़ा बताएंगे, काउंटिंग के बाद बात करेंगे। अभी कितना टाइम लग तो से बचते नजर आए, क्योंकि सभी के लिए एक बड़ी चुनौती है इस वक्त अगर बात करें तो। शांत बड़े नेता ज़्यादा हैं। बीबी बत्रा की भी बात की जाए तो वो भी अभी यही कहते नजर आए कि कुछ देर में स्थिति स्पष्ट होगी। तो यहाँ पर नेताओं की बात करें तो कहीं ना कहीं एक चुप्पी है, और सबसे बड़ी बात इंतजार ऊपर कुछ देर के बाद होगा। लगातार आपको दिखाना चाहेंगे अभी भी यहाँ पर अगर बात करें जो कांग्रेस के विधायक है, चाहे वो अशोक अरोड़ा की बात करें, इंदुराज नरवाल की बात करें, धांगी की बात करें, तमाम जो विधायक है वह ऊपर से आ रहे हैं। निशान तो विक्ट्री का दे रहे हैं यहाँ पर, ये कह विक्ट्री, और कहीं ना कहीं विक्ट्री आसान नजर आ रही है फिलहाल कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रही है। हालांकि कुछ वोट रिजेक्ट जरूर हो सकते हैं, कुछ वोटों की बात करें क्रॉस वोटिंग जैसी स्थिति रह सकती है, लेकिन फिर भी आंकड़ा जो है, डिस्टेंस जो दोनों के बीच में जो गैप है वोटिंग का, वोटों का, वो इतना ज़्यादा था कि कांग्रेस के लिए जो चुनौती माना जा रहा था। तो कुछ वोटों के तहत जरूर कांग्रेस के ऊपर प्रश्न उठेगा कि आखिरकार 33 विधायकों को एकजुट नहीं कर सके, लेकिन फिलहाल कुछ पक्ष में जरूर नजर आ सकता है जिस तरीके से जानकारी आ रही है। हालांकि अभी मतगणना शुरू हो रही है। बीजेपी की एक सीट जाना तय है संजय भाटिया का। दूसरे को लेकर के जो संशय है, कितने वोट रहते हैं, कितने रिजेक्ट होते हैं, कितनी क्रॉस वोटिंग रहती है, क्योंकि चर्चाएं अलग अलग, जानकारी अलग अलग है। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब यहाँ पर जो है गणना जरूर शुरू होगी। एक तस्वीर आपको कहेंगे कैमरामैन चाहेंगे वो दिखाएं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कमरे के बाहर जो है वो यहाँ पर अगर बात की जाए तो दीपेंद्र हुड्डा की बात की जाए, बीबी बत्रा की बात की जाए, यहाँ तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो अलग अलग अपनी रणनीति जो है वो यहाँ पर बना रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष है, उनके कमरे के बाहर की ये परिस्थितियाँ हैं जहाँ अपनी अपनी रणनीति आगामी जो चर्चा बना रहे हैं, क्योंकि हालात किस तरीके के रहेंगे, वोट को अगर कोई रिजेक्ट होता है तो क्या रहेगा, क्रॉस वोटिंग को लेकर क्या रहेगा। जैसे कुछ वोट ऐसे भी कहे जा रहे हैं कि उन्होंने 2 वोट को लेकर बीजेपी ने भी जो बताया जा रहा है कि आपत्ति जताई है, भारतीय जनता पार्टी ने 2 वोटों पर आपत्ति जताई है कि उन्होंने दूसरे लोगों को यहाँ पर अगर बात करें तो वो दिखाया, तो उसको लेकर के आपत्ति जो है ये बीजेपी की तरफ से भी गई है, कांग्रेस के 2 विधायकों को लेकर के। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर स्थिति रह सकती है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो काउंटिंग का सिलसिला है वो शुरुआत हो रही है। पहली सीट का हम अनुमान लगाएं तो लगभग 6 बजे के करीब तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी संजय भाटिया का, जिसमें ज़्यादा कोई मुश्किल है नहीं। दूसरी सीट जिस पे सबको इंतजार है यहाँ पर बात की जाए
तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं या फिर सतीश नांदल की बात करें, हालांकि सतीश नांदल के लिए राह अभी आसान नजर नहीं आ रही जिस तरीके से हम चर्चाएं पिछले दिनों से थी। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस को शुरुआत कुछ से वोट कहा जा का रहा था कि हरियाणा की सियासत में कुछ भी हो सकता है या कोई बड़ा सियासी चमत्कार हो सकता है, क्या गुंजाइश ना के बराबर हो गई है इसकी? अगर थोड़ी बहुत क्रॉस वोट भी हुए या कुछ वोट रिजेक्ट भी अगर हो रहे होंगे तो ये जीत हार का अंतर ही इससे कम होगा? सतीश नांदल आगे तो नहीं दिख रहे हैं कम से कम। देखिए राजनीति की अगर बात की जाए तो ये बात भी कही जाती है कि राजनीति का जो ऊंट है वो किस करवट बैठे कुछ नहीं पता, और वो यही चीज यहाँ पर भी हम कह सकते हैं। गुंजाइश की बात करें तो जो फिलहाल परिस्थितियां नजर आ रही हैं वो ज़्यादा अभी सरल नहीं नज़र आ रही सतीश नांदल के लिए। लेकिन ये कहा जाए कि सतीश नांदल का रिजल्ट अब ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगा, वो एक तरफ जीत रहे हैं, ऐसा अभी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब गणना शुरू होगी तो अगर बात करें तो यहाँ पर हाँ, तो क्योंकि ये जो मामला है आपत्तियों के कारण जो है, जो बताया जा रहा है 2 वोट को लेकर के आपत्ति जो बीजेपी की गई है, तो थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है मतगणना के लिए। 2 बिजी जो वोट दिखाए उसको लेकर के ऑब्जेक्शन यहाँ पर है, तो अभी कुछ समय लग सकता है। लेकिन ये बड़ी चुनौती जरूर रह सकती है। ये कहें कि यहाँ पर सतीश नांदल को हार हो रही है, ऐसा अभी संभव नहीं, क्योंकि राजनीतिक की बात, हमारी राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आगामी किस तरह की स्थिति रहेगी तो वो कुछ देर के बाद स्पष्ट होगी। एक जानकारी देना चाहूंगा कि अभी बीजेपी की तरफ से 2 वोटों को लेकर के जो है आपत्ति जताई गई थी, और उसके कारण हाँ मामला क्योंकि चुनाव आयोग के पास भी गया था, तो ऐसे में इसलिए अभी थोड़ा सा समय जो है बिल्कुल। दीपक लगातार जानकारी दे रहे हैं। दीपक आप बनी रहिए हमारे साथ और पल पल की अपडेट हम आपसे ले रहे हैं। दीपक शर्मा आपसे कुछ ही पलों में हमें बड़ी जानकारी देने वाले हैं कि 2 वोटों को लेकर चुनाव आयोग के समक्ष भी ऑब्जेक्शन गया थे, मामला गया थे, आगे क्या हुआ है एक बार फिर से दीपक का रुख करते हुए उनसे ये अपडेट हम ले लेते हैं, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये अपडेट है। एक सीट को लेकर देखिए जल्द ही परिणाम आ सकता है, लेकिन दूसरी सीट जिस पर ये लड़ाई है, जिसको लेकर दावेदारियां हो रही हैं, जिसको लेकर शह और मात का खेल देखा जा रहा है, और बिल्कुल सही कह रहे थे दीपक की सियासी ऊँट है किस करवट बैठेगा, और जब बैठना भी हरियाणा में है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। 2016 हमने देखा है, 2022 हमने देखा है, ये संख्या बल साथ होना ये जरूरी नहीं कि आपको जीत तक पहुंचाएगा। लेकिन कांग्रेस कॉन्फिडेंट दिख रही है इस वक्त। सुबह से हम बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं कांग्रेस के नेताओं की, सुबह से एक स्माइल जो गायब थी चेहरों से वो अब वापस लौट आई है। दीपक अपडेट आप दे रहे थे। जी बिल्कुल, एक तो अपडेट ये है कि बीजेपी ने अगर 2 वोटों को लेकर के आपत्ति जताई है, सीक्रेसी लीक करने की बात करी है, उसमें एक शैली चौधरी और एक अलग वोट की बात करें, जो टोहाना का वोट है परमवीर का, उसको लेकर के अगर बात करें बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराई है, सीक्रेसी लीक की बात करी है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी बात करें तो उनकी तरफ से भी एक आपत्ति जताई गई है भाजपा में अगर लेकर के बात करें। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अनिल विज के वोट को लेकर के सीक्रेसी लीक हुई है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन कुछ देर में स्थिति स्पष्ट होगी। अगर आपको बात करें तो यहाँ पर आपत्ति जताई, अब जब तक दोनों की आपत्तियों पर चर्चा नहीं होगी तब तक पूरी तरीके से वोटिंग स्टार्ट नहीं की जाएगी। अभी तो यहाँ पर सीक्रेसी लीक की जो शिकायतें गई हैं उसको लेकर आपत्ति, और अगर ये आपत्तियों का दौर रहा तो ये लंबा चल सकता है, काउंटिंग का दौर समय बढ़ सकता है। लेकिन अभी बीजेपी ने 2 वोटों पर आपत्ति जताई है और कांग्रेस ने 1 वोट पर आपत्ति जताई है। बीजेपी ने शैली चौधरी और परमवीर को लेकर, परमवीर और शैली को लेकर दीपक, कांग्रेस ने अनिल विज को लेकर, हालांकि अनिल विज तो इतने सीनियर मिनिस्टर हैं, कई बार के विधायक हैं, उनको लेकर अगर कांग्रेस इस तरह की बात कहती है तो देखना ये होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। अभी तो चुनाव आयोग के सामने गया है मामला। दीपक जी बिल्कुल, चुनाव आयोग के सामने गया मामला, क्योंकि अनिल विज की बात की जाए तो हो सकता है उनके वाला ऑब्जेक्शन कैंसिल भी हो जाए, क्योंकि अनिल विज की बात की जाए तो वो व्हील चेयर पर आए थे, वो नीचे बैठे हुए थे, तो ये गलतफहमी जो कांग्रेस ने जताई, ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस को गलतफहमी है। तो वो सीक्रेसी लीक हुई या नहीं हुई वो तो परिस्थितियां तय करेंगी, क्योंकि कैमरा लगा होता है। अनिल विज के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि अनिल विज क्योंकि व्हील चेयर पे थे, उनके साथ में कुछ लोग और थे, सपोर्ट साथ में था, उस नाम पे ये सीक्रेसी लीक की बात कर रहे हैं। हालांकि हमें नहीं लगता कि वो माना जाएगा, क्योंकि अनिल विज एक अनुभवी नेता है। विधानसभा की अगर बात की जाए तो उन्होंने कई बार राज्यसभा को लेकर के करा, तो ऐसा उनकी तरफ से गलती तो नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर सीक्रेसी लीक की बात की गई है तो उसकी थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो यहाँ पर नेताओं का लगातार जाने का जो सिलसिला है, अब अपने अपने ऊपर जो है यहाँ पर जाएंगे अपने कक्ष में काउंटिंग के लिए, जहाँ पर होगी तो वहां पर अब आप देख सकते हैं कि ये बीबी बत्रा भी एक बार फिर ऊपर जा रहे हैं, जहाँ पर काउंटिंग होगी। कांग्रेस के विधायक जो है वो वहां पर जा रहे हैं, लेकिन
लेकिन जो आपत्तियां दर्ज हैं सबसे पहले उसका समाधान होता है। काउंटिंग शुरू करने से पहले आपत्तियों पर चर्चा की जाती है कि आपत्ति को लेकर के समाधान हो, जिनके द्वारा आपत्ति जताई गई है उन्हें समाधान, उनको सहमत किया जा सके कि आपने जिन चीज पे आपत्ति जताई है वो गलत है या नहीं है। तो वो सबसे पहले जो है तो यहाँ ठीक पर है क्लियर दीपक, करा अभी जाएगा। तो अभी वोटों की गिनती शुरू नहीं हुई है दीपक। अपडेट ये है कि अभी जो ऑब्जेक्शन है उन पर पहले तमाम बातें होंगी, उसके बाद वोट काउंट शुरू होगा पहली सीट के लिए भी। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो पहले जो आपत्तियां हैं उनको क्लियर किया जाएगा। बिल्कुल। रूम में पहुंच चुके हैं, मतगणना रूम में। पहले जो आपत्तियां हैं, आपत्तियों पर समाधान होगा, उसके बाद इस मतगणना को शुरू किया जाएगा। और ऐसे में आपत्ति तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं मतगणना के दौरान इस तरीके से रहती है। अगर कोई वोट रिजेक्ट होता है तो उस पर भी जिनका रिजेक्ट होगा तो वो आपत्ति कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारे पास जो जानकारी आ रही है, हालांकि अभी नाम नहीं लेंगे, लेकिन जानकारी आ रही है कि कुछ विधायकों के वोट जो है वो रिजेक्ट भी हो सकते हैं। ये अभी तक जिस तरीके से लेकर नाराजगी तो जाहिर की गई थी, आपको दिखाना चाहेंगे कि दीपेंद्र हुड्डा जो है और उनके साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर इंदुराज नरवाल, वो भी अभी अंदर जा रहे हैं। लगातार कुछ ना कुछ रणनीति, कुछ ना कुछ आगे की प्लानिंग जो है पार्टी के नेता किस तरीके से अपनी बात रखें वो यहाँ पर कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा जो है वो अभी इस वक्त ऊपर विधानसभा में जा रहे हैं। हालांकि उनके साथ में फिलहाल अभी दो ओवैसी हैं जो चर्चा कर रहे हैं, राजीव जेटली और परवीन अत्रे। लेकिन फिलहाल दीपेंद्र हुड्डा अभी काउंटिंग के रूम में जा रहे हैं। जो आपत्तियां इनके द्वारा लगाई गई हैं उनको लेकर के यहाँ पर अगर बात की जाए तो चर्चाएं लगातार चल रही हैं। बीबी बत्रा भी नीचे आए थे, उसके बाद इन्होंने चर्चा करी, आपसी रणनीति बनाई और उसके बाद यहाँ से ऊपर रूम में जाने के लिए गए हैं दोबारा से, क्योंकि आपत्तियों का दौर शुरू हो चुका है यहाँ पर। और ये अक्सर देखा जाता है, ये आपत्तियां ऐसी होती हैं कि लंबा समय जरूर होता है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन के सामने भी सबसे पहले चुनौती होती है कि जिसकी भी आपत्ति है उसको सहमत किया जा सके। अगर वो आपत्ति है तो उस आपत्ति पर एक्शन होना चाहिए, और नहीं है तो सामने जिसने शिकायत दी है तो उसको सहमत किया जा सके। ये दोनों की तरफ से जो अपनी अपनी वोटिंग को लेकर आपत्ति है, तो फिलहाल उसको लेकर के फिलहाल ये कह सकते हैं कि वोटिंग की जो प्रक्रिया है उसके लिए तमाम जो पर्यवेक्षक है, जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर इस वक्त जो है रूम में पहुंच चुके हैं, कमरे में यहाँ पर हैं। कुछ देर के बाद जो है इस प्रक्रिया की धीरे धीरे नतीजों का जो रुझान है, किस तरीके से कितने वोट जा रहे हैं, कितने रिजेक्ट हो रहे हैं, ये कैसे जाते हैं, वो जो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन अभी तक तो हम एक बात कहें, एक ही नाम है जिसको हम कंफर्म कह सकते हैं, वो है संजय भाटिया, जिनकी जीत है जो शुरू से ही तय है, क्योंकि वो नंबर्स बहुत ज्यादा है बीजेपी के पास। बाकी दूसरों को लेकर के कितना रिजेक्ट, कितना एक्सेप्ट, ये सारी चर्चाएं चलेंगी। और उनका जो आप बता भी रहे थे कि वो मैदान में आए, उसके बाद तो पश्चिम बंगाल में भी पार्टी की ओर से जो जिम्मेदारियां दी गई उनको भी निभा रहे थे। दीपक, आप बने रहिएगा हमारे साथ, और जैसे ही कोई हलचल, कोई अपडेट, कोई जानकारी होती है आप पीसीआर को इशारा भी कीजिएगा, तुरंत आपके पास हम आएंगे। लेकिन अब तक राज्यसभा के रण को लेकर, वोटिंग को लेकर, पूरे इस राजनीतिक माहौल को लेकर क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आएंगे, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। आप अपनी हार को छुपा रहे हैं। कुछ वोटों का कोई किसी वोट पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। 37 हमारी वोट में डल चुकी है। 4-5 बजे जब काउंटिंग हो पता लग जाएगा। तो अभी आपके सारे ओके वोट, आपका कहना है कि 35% ओके। बात अलग है, ये तो वोट जिन्होंने देखी या तो वो आगे बताएं, या जिन्होंने करी है वो बताएं। ये कौन होते हैं बताएं, इनको क्या पता कहाँ गई। किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हमारे 37 वोट थी, टोटल पोल हो चुकी। अब बीजेपी वालों की क्यों नहीं पूछते कि बीजेपी वालों का भी बताया जाए, उनकी सेंध लगी कि नहीं लगी, उन्होंने 2 क्यों उतार दी। आप 37 से आगे बढ़ा लेंगे आज, उम्मीद है बीजेपी के कुछ 37 और उससे ज्यादा हो सकता है, प्लस भी हो जाए उसमें। उम्मीद है कुछ बीजेपी के यहाँ आएंगे। देखिए ऐसा है, जब क्लियर कट एक बीजेपी की और एक कांग्रेस की जो बन रही है, बीजेपी वाले क्या कारण है इंडिपेंडेंटली आते हैं फिर इस तरह का काम करते हैं। ये कोई संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास नहीं रखते क्या? लोकतंत्र में इस तरह की जो प्रक्रिया करते हैं ये लोग हर स्टेट में कर रहे हैं जिस तरह से, ये कोई लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आज राज्यसभा चुनाव के लिए जो प्रक्रिया चल रही है, हम उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे ढंग से ये संपन्न होगी। बिल्कुल डालिए। कितना आश्वस्त आज को लेकर, क्या कहेंगे कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर? पूरे आश्वस्त हैं जी, बिल्कुल। हमारे कैंडिडेट करमवीर जी ये चुनाव जीत चुके हैं, ये निश्चित है। नहीं देखिए, ये तो राजनीति में चर्चाएं होती हैं और ठीक है, ये कोई पहला इलेक्शन ऐसा नहीं था कि कोई हम एमएलएज बाहर गए हैं, तो ठीक है, एक प्रक्रिया होती है। हर पार्टी कोशिश करती है दूसरी पार्टी के एमएलए को किस प्रकार से उनका वोट लिया जाए, और कहीं ना कहीं सारी पार्टियां अपने एमएलएज को देख रेख भी रखती हैं कि किसी तरह के उन पे कोई प्रेशर ना बिल्ड हो। देखिए, वो अपनी पार्टी का देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
कांग्रेस ने जो करना है वो कांग्रेस के एमएलए कर चुके और हमारे कैंडिडेट की जीत निश्चित है। आपको क्या लग रहा है कितने वोट रहेंगे? देखिए, वोट पूरा बढ़िया मार्जिन रहेगा, कोई इस तरीके की बात हमें तो लगती नहीं, और लेकिन जीत हमारी तय है। हमने पार्टी का निर्देश फॉलो किया है और हम सब विधायक साथ में हैं। और वो तो जबरदस्ती के कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। उनका एक कॉन्फिडेंस अच्छा है, दूसरा कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो हम अपने दम पे और अपने पार्टी के विधायकों के दम पे हम दिखा रहे हैं। मैं तो अकेली गई हूँ, अकेली आई हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर उन्होंने कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया है तो आपको क्या लगता है, मेरे को बोलने की जरूरत है क्या? आप जो निकाल सकते निकालिए, मैं इस चीज में कुछ नहीं। मतदान बहुत जरूरी है। पार्टी की वोट है, पार्टी की वोट डालनी है, चाहे व्हील चेयर पर आओ चाहे स्ट्रेचर पर आता जरूर। इंतजार करो, अभी आपको पता लगेगा सब कुछ। तो अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, बंधक हैं वो, इसलिए वो उनको चुनाव तक बांध के घूमते रहे, कभी कहीं लेके जाते रहे और कभी कहीं लेके जाते रहे। अभी भी एक एक को पकड़ के ला रहे हैं, तो उनको विश्वास नहीं है। तो यहाँ भी दिया जा सकता था। छुट्टी बनाने तो वो परमानेंट ही छुट्टी कर लो फिर। तो जो नए विधायक होते हैं उनको तो बताना ही पड़ता है और सिखाना पड़ता है। तो ऐसे सर अब आप इंतजार करिए ना, सब आपको बताओ। अंतरात्मा की आवाज से ही वोट डाली जाती है। कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि जो BK हरिप्रसाद जो यहाँ के प्रभारी लगाए वो खुद अंदर पोलिंग बूथ के अंदर बैठे हैं, जबकि हमारे सतीश पूनिया जी है, सुरेंद्र नागर जी है, गुजरात के उप मुख्यमंत्री है, कोई भी हमारा जो पर्यवेक्षक है या प्रभारी कोई अंदर नहीं है। इसलिए डर के मारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन सब को ले जाकर एक स्थान पर जैसे कि बाड़े में रोकते हैं, विधायकों को वहाँ पर लेकर गए। इसलिए अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, क्योंकि आपस में इनमें फूट है, तो निश्चित तौर से घबराए हुए हैं। इसलिए बाद में बैठने पार्टी ऑथराइज बैठ सकता, लेकिन यदि उनको डर है इसलिए अंदर बैठे हैं, अपने विधायकों पर उनको विश्वास नहीं। निश्चित तौर से जब वो डर के मारे वहाँ पर बिठा रखे हैं तो कर भी सकते हैं। लग तो रहा है ऐसे, जब वो इतने डरे हुए हैं तो सीधे वहाँ पर लेकर के अभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शायद मुझे जानकारी मिली है, अपने रेजिडेंस पर उनको नाश्ता करा कर इकट्ठे लेकर आएगा, लाइन में लगा करके। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। संदीप आजाद हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे नितिन सिंगला। ओंकार सिंह जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सुभाष चौधरी जी भी चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का चर्चा में। शुरुआत संदीप जी आपसे करेंगे। अब तक आप लोग दोनों उम्मीदवारों की जीत की बात कर रहे थे। एक बीजेपी वाले संजय भाटिया जी, कोई इफ एंड बट नहीं है, राज्यसभा जा रहे हैं, पहले दिन से हम भी कह रहे हैं। सतीश नांदल को लेकर जो आप दावा कर रहे थे वो उतना ही मजबूत है या उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हुआ है उस दावे को लेकर? जी ज्योति जी, देखिए सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं संजय भाटिया जी को बधाई दूंगा कि वो इस चुनाव में राज्यसभा में जा रहे हैं और राज्यसभा का सांसद एक जो भाजपा की जिस सीट पे दावा था वो सीट तो कम से कम मुकम्मल हो रही है। लेकिन दूसरी सीट को लेकर के हमने हमेशा से यही कहा कि सतीश नांदल जी एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में आए हैं। उन्होंने सब पार्टियों से समर्थन की अपील की है और सब पार्टियों से समर्थन मांगा, हमसे समर्थन मांगा, उन्हें इनेलो से भी मांगा। ठीक है, इनेलो ने बाहर बैठने का फैसला किया, वो उनका व्यक्तिगत फैसला था, उन्होंने वोट नहीं डाली। और इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के लोगों से भी समर्थन मांगा है, निर्दलीय जो विधायक थे उनसे भी समर्थन मांगा, तो सब लोगों से उन्होंने समर्थन मांगा। और एक चीज पहले ही स्पष्ट हो गई थी कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो कोई प्रत्याशी नहीं है। और उन्होंने पार्टी से पहले इस्तीफा भी दिया चुनाव लड़ने से पहले। कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस चीज को भी स्पष्ट कर दिया था कि जब वो चुनावी मैदान में उतरे तो उन्होंने इस्तीफा देकर के फिर चुनावी मैदान में कूदे। और कहीं ना कहीं अभी तो परिणाम आया भी नहीं है, अभी से आप तो पल्ला भी झाड़ने लगे। हालांकि क्लियर है कि वो इंडिपेंडेंट है वो, लेकिन आप लोग भी तो जीत का दम भर रहे थे ना, आप लोग कांग्रेस की हार का दावा कर रहे थे। ज्योति जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की जिस प्रकार की स्थिति इस समय देश में है, देश में और प्रदेश में जिस प्रकार की स्थिति है, निसंदेह ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपने देखा उड़ीसा के अंदर भी वोटिंग थी, उड़ीसा के अंदर भी खुल करके कांग्रेस के लोगों ने, जो कांग्रेस के विधायक उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। एनडीए बिहार में एनडीए ने 500 की 500 सीटें जीती है। और थोड़ी देर में, अभी मुझे लगता है थोड़ी, जब तक हमारी डिबेट खत्म होगी तो लगता है मुझे परिणाम भी लगभग आ ही जाएंगे कि किस प्रकार से वोटिंग कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के विधायक कह रहे थे, कई लोगों के बयान भी मैंने सुने कि उन्होंने अंतरात्मा की आवाज पे वोट दिया है। और इससे पहले ज्योति जी आपने देखा होगा, जब जब ये कांग्रेस के विधायकों ने अंतरात्मा
मातम की आवाज पे वोट किया है, तब तक नतीजे जो चौंकाने वाले रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर सुभाष चंद्रा का चुनाव रहा हो, चाहे उससे पहले उसके बाद अजय माकन जी का चुनाव रहा हो। जब जब इन लोगों ने कहा कि जी हमने अंतरात्मा, क्योंकि अंतरात्मा मानती नहीं उन लोगों की, कांग्रेस के लोगों को वोट करने के लिए, और वो लोग उन्होंने क्या खेल किया है थोड़ी देर में सबके सामने होगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से भी पूरी उम्मीद है, मैं अभी भी कह रहा हूं कि श्री सांजल जी जीत करके 100% कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा करके राज्यसभा जा रहे हैं। ठीक है, ये अंतरात्मा भी देखिए राजनीतिक नफा नुकसान सब कुछ देखती है। सुभाष जी, क्या लग रहा है आपको अंतर, क्योंकि बहुत बड़ा था, लेकिन बीजेपी ने समर्थन दिया सतीश नांदल को, तो लगा कि एक तो देखिए हरियाणा में कुछ भी हो सकता है राज्यसभा को लेकर, दूसरा बीजेपी अगर समर्थन दे रही है तो बीजेपी ने होमवर्क तो किया होगा। ये दो कारण ऐसे लग रहे थे जिनसे लग रहा था कि कोई भी खेला हो सकता है। अब जबकि वोटिंग हो चुकी है, वोट काउंटिंग का सिलसिला आपसे कुछ ही पलों में शुरू होना है, क्या लग रहा है आपको, क्या कह रहा है इस बार राज्यसभा चुनाव? ज्योति जी मुझसे पूछ रही हैं? जी जी सुभाष जी आपसे। जी धन्यवाद। देखिए संदीप जी की कुछ बहुतायत बातों से मैं सहमत हूं, और सहमत इसलिए हूं कि क्योंकि जो कांग्रेस का इतिहास रहा है राज्यसभा चुनाव को लेकर, मैं बात कर रहा स्पेसिफिक, तो राज्यसभा चुनाव को लेकर जो स्थिति बनती रही है लगातार, जैसा कि उन्होंने नाम भी लिया, सुभाष जी का नाम लिया, अजय माकन के ज़माने उस वक्त जो चुनाव हुआ क्या स्थिति बनी थी वो सबको पता है। तो इसीलिए ये आशंका प्रबल पहले से थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन क्योंकि उस वक्त संख्या बल 2, 3, 4 के हेर फेर का अंतर था, तो थोड़ा आसान सा दिखता था कि शायद ये सामान्य तरीके से क्रॉस वोटिंग हो जाएगी और कुछ इस तरह से ऐसी स्थिति बन जाएगी, भाजपा के लिए आसान हो जाएगा। या फिर अगर बात करें विनोद शर्मा जी के बेटे जो राज्यसभा गए, उस वक्त भी किस तरह की स्थिति थी। लेकिन यहाँ थोड़ा अभी परिस्थिति थोड़ी अलग है। अलग इस मायने में है, एक तो इनेलो ने अपने को एक्सटेंड कर लिया इस चुनाव से, एक बात ये हो गई, जो कि सतीश नांदल के लिए संभावित माने जाते थे कि वो 2 वोट शायद उनके खाते में जा सकते हैं, लेकिन वो अलग हो गए। और अब वो बात आती है कि वहाँ 20 की बात है और यहाँ 37 की बात है, जो तो क्या 8-9 वोट का अंतर जो है ये इसको बीजेपी पाटने की स्थिति में है क्या? देखिए पॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है, और जिस तरह से पिछले राज्यसभा चुनाव जो इसके साथ साथ के जितने जहां जिस स्टेट्स में अनाउंस हुए हैं उसमें जो स्थितियां बनी हैं, जो खेल हुआ है वो सबके सामने है। तो इसीलिए कुछ भी कहना, ये कह देना कि नहीं होगा, ये तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतिहास कांग्रेस का ऐसा रहा है। और जिस तरह के विवाद अब सामने आ रहे हैं, जो मैं आपके चैनल से देख रहा हूं, जो आपके रिपोर्टर्स या इनपुट हेड्स बता रहे थे कि 2 या 3 वोट्स को लेकर के जो विवाद सामने आया है कि वोट की सीक्रेसी उन्होंने खुद भंग की, किसी तीसरे ने नहीं की, उन पर आरोप लग रहा है कि एमएलए ने खुद ही अपनी सीक्रेसी भंग की है। तो क्या अगर इस तरह की बातें हैं तो ये तो एक ऐसा विवाद फिर वही कलम वाली बात होगी, कलम बदलने वाली बात या स्याही गिराने वाली बात। अगर याद हो आप सबको, हरियाणा की जनता को पता है, तो इसीलिए शायद कहीं वैसी स्थिति न बन जाए। ऐसे में ये स्वाभाविक है, जब वोट की सीक्रेसी कोई भी किसी भी कारण से अगर वो भंग होती है तो ये जाहिर है कि उसे रद्द माना जाएगा निश्चित रूप से। उसके बाद और क्या अन्य लोगों के साथ भी ऐसी स्थिति हुई है? अगर 2-3 वोट इस तरह से हैं तो कुछ और वोट्स जो है फिर अंतर थोड़ा और कम हो जाता है। क्या कुछ और एमएलएज ने कुछ और भी बातें की हैं उसमें? तो कुछ भी कहा, कुछ भी संभव है। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि भाजपा जो है कि अपने अपोजिशन को या अपने प्रतिद्वंदी को घेरने की दृष्टि से वो कितनी माहिर है ये आप बताने की जरूरत नहीं है इस देश में। तो इसलिए पिछले 10-12 वर्षों से आपने देखा है, और उतनी सतर्कता हम जैसे पत्रकार हम चाहते हैं कि अपोजिशन मजबूत रहे और अच्छे से आए, जो श्योर सीट उनके लिए एक सीट निश्चित रूप से इसमें माना जा सकता है। लेकिन उस पर भी आशंका का सवाल आज क्यों खड़ा है? उसका कारण है कि इतिहास, जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई, जिस तरह से विवाद खड़े हुए, लोग इधर से उधर गए हैं, तो उसके कारण से लोग ये आशंका व्यक्त कर रहे हैं, और उस आशंका को निर्मूल नहीं माना जा सकता। मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ विवाद है और उसका रिजल्ट शायद चौंकाने वाला हो सकता है। ज्योति जी, चौंकाने वाला हो सकता है। देखिए तभी तो हम कह रहे हैं ना कि एक तो देखिए हरियाणा की राजनीति, दूसरा राज्यसभा चुनाव का 2 बार का अनुभव, और बीजेपी, हम कई बार कहते हैं कि ऐसी कच्ची गोलियां तो बीजेपी नहीं खेलती है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस को लेकर बात करें, कांग्रेस मजबूत है नितिन जी। 2009 के बाद सबसे बड़ा मैंडेट आप लोगों के पास इस बार है 31, क्योंकि इनेलो नहीं है तो 30.33, आप 31 ही लगा लीजिए, विधायकों की जरूरत है, सरप्लस है आप लोगों के पास।
उसके बावजूद देखिए, भी जिस तरह से सुनिए, अभी कुफरी लेकर गए, चायल घुमाकर लाए, फिर कुफरी ले आए, फिर जिस तरह से कसोली में रोका गया, वहां से लेकर आते हैं हुड्डा साहब के आवास पर, हुड्डा साहब खुद विधायकों को लेकर आते हैं विधानसभा। और उसके बाद जो बहुत दिलचस्प बात हुई, हमारे दर्शक हमें सुबह से लगातार देख रहे हैं, वेटिंग रूम से लेकर ऊपर काउंटिंग के लिए, जब वोटिंग के लिए दरअसल जाना था, या तो भूपेंद्र हुड्डा लेकर जा रहे हैं विधायकों को, या फिर आफ्ताब अहमद लेकर जा रहे हैं, या दीपेंद्र हुड्डा लेकर जा रहे हैं, या बीके हरि प्रसाद लेकर जा रहे हैं। तो अपने विधायकों पर कॉन्फिडेंस तो आप लोगों का जीरो रहा इस चुनाव को लेकर। देखिए, सबसे पहली बात तो जो आज राज्यसभा के चुनाव के अंदर जो आज मतदान का समय था, उस समय पर जितनी भी विडंबनाएं हैं, जितने भी सत्ता पक्ष पार्टी के द्वारा जो फैलाई हुई अफवाहें हैं, उस पे सब पे आज 6 बजे तक जो परिणाम आएगा उस पर पूर्ण विराम लग जाएगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के 37 विधायक एकजुट हैं, कहीं पे भी कोई मतभेद नहीं है, कहीं पे भी किसी के भी मन के अंदर, कांग्रेस पार्टी के किसी विधायक के अंदर अपने उम्मीदवार जो आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के द्वारा, जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो उम्मीदवार बनाए गए हैं श्री बोध साहब, उनके पक्ष में वोट करने के लिए सभी विधायक एकजुट हैं, 37 के 37। हाँ, अब मीडिया को भी चाहिए कि सत्ता पक्ष को भी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से इतिहास रहा है हॉर्स ट्रेडिंग का। अभी जो प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि क्यों नहीं, प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि इसमें हॉर्स ट्रेडिंग में प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि भाई क्यों कुफरी गए, क्यों शिमला जाने की जरूरत पड़ी। तो देखिए, आपने अभी सभी विधायकों के अगर बयान सुने हो, अभी गीता भुक्कल जी बोल रही थी, अशोक अरोड़ा जी बोल रहे थे, इसके अंदर कई विधायक नए थे। और प्रशिक्षण देना बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक ड्रिल कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये पार्टी की गाइडलाइंस का एक पार्ट है। और उसमें भी सभी विधायक नहीं जा पाए, क्योंकि कुछ विधायकों की अपनी पर्सनल परेशानियां थी, कोई बीमार था, कोई बच्चे की स्थिति थी। तो प्रशिक्षण के लिए जाना कोई गलत बात नहीं है। और कॉन्फिडेंस कांग्रेस पार्टी का कितना मजबूत है, जब वोट करके सारे विधायक गैलरी से बाहर निकले। आपने विधायकों की बात सुनी होगी, किस तरीके से हमारे युवा विधायक जसी पटवार ने कहा कि आज लोकतंत्र की जीत हुई है, ना कि तंत्र और मंत्र की। तो निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। बात रही वेटिंग रूम से वोटिंग एरिया तक लेके जाने का, तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उप नेता प्रतिपक्ष आफ्ताब अहमद जी और हमारे प्रभारी बीके हरि प्रसाद जी, 3 लोग इस इलेक्शन सिस्टम के अंदर हमारे आज के इसके मेन इंचार्ज हैं, जिनको इसको फॉलो करना है। तो एक एक वोट को, एक एक विधायक को, क्योंकि कई लोगों के लिए ये बार बार, आप समझ रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बैकडोर से, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने बताया कि बीजेपी ने सतीश नांदल जी से एक दिन पहले रेजिग्नेशन लेकर, भारतीय जनता पार्टी के वो प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, उस पोस्ट से उनका रेजिग्नेशन लेके उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार बनाया। बीजेपी अपने ऊपर धब्बा नहीं लगाना चाहती थी एक और उम्मीदवार को बीजेपी कैंडिडेट बना के और उसे हार का मुंह दिखाने के लिए, तो सतीश नांदल जी को बलि चढ़ाने का काम करा। निर्दलीय उम्मीदवार बोल बोल के सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये हमारा उम्मीदवार नहीं है, लेकिन खड़ा तो आपने ही किया था, वोट तो आपने ही उनको दिए। और जहां तक बात है इंडियन नेशनल लोकदल की, देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल सेफ प्ले कर रही थी। कल तक इंडियन नेशनल लोकदल ये वेट कर रही थी कि क्या नंबर गेम में बीजेपी के जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं सतीश नांदल, क्या वो नंबर गेम में आगे निकल पा रहे हैं, क्या वो हॉर्स ट्रेडिंग में बीजेपी आगे निकल पा रही है, क्या वो कांग्रेस के विधायकों को मैनेज कर पा रहे हैं। जब उनको ये दिखाई दिया कि कांग्रेस के 37 विधायक एकजुट हैं और एक भी विधायक कांग्रेस का टूट के नहीं उनके पास जा पा रहा है और बीजेपी इसमें नाकाम हो रही है, तो इंडियन नेशनल लोकदल ने अपनी फजीयत होने से अपने आप को बचाने की कोशिश करी और उन्होंने इस वोटिंग प्रक्रिया से अपने आप को दूर रखा। जब उन्हें दिख गया कि सतीश नांदल जीत की स्थिति में ही नहीं है, तो इंडियन नेशनल लोकदल वहां पे मतदान करने नहीं गई। अब बात रही, हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा कि इतिहास के अंदर जो भी हुआ, इतिहास के अंदर कांग्रेस पार्टी के पास कभी भी 37 विधायक की मेजोरिटी नहीं थी। हमारे पास आज 37 विधायक की मेजोरिटी है। 37 के 37 विधायक, क्योंकि मीडिया हाउसेस के अंदर भी बहुत सारी अफवाहें चल रही थी। कभी ये कहा जा रहा था कि 6 विधायक मीटिंग में नहीं पहुंचे, कभी ये कहा जा रहा था 6 विधायक कुफरी नहीं गए, कभी ये कहा जा रहा था कि एक विधायक को लेने दीपेंद्र जी गए। नहीं थी नितिन जी, अफवाह नहीं थी, नहीं पहुंचे थे। विनेश फोगाट नहीं पहुंचे थे, कुलदीप वत्स नहीं पहुंचे थे, मोहम्मद इलियास नहीं पहुंचे थे, 6 विधायक थे नहीं पहुंचे थे, कुछ नहीं भी गए। इसमें अफवाह वाली कौन सी बात है? नहीं पहुंचे थे, आपके नेताओं ने तो खुद कारण बताए थे। हुड्डा साहब समेत 6 विधायक वहां भी नहीं गए थे। जिनमें आप नयों की बात करते हैं तो विनेश फोगाट तो नहीं भी थी,
उनको तो नहीं, वहां मैं ले आपको जाने से बता पहले देता हूं, ट्रेनिंग दे उसके दी ऊपर गई ना। पूर्ण विराम जब ही लग जाता है जब बाकी आपके कोई चैनल उसमें ने कोई बुराई नहीं है। और आपकी पार्टी के बड़े नेताओं का जो स्टैंड है उस पर तो रही, आपके बड़े नेता तो हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मेरी बात समझिए। सबसे पहली बात तो आप ही मैं कह रहे ये हैं हमें न्यूज़ कोई इस हरियाणा बात को लेकर चिंता ही नहीं थी। ठीक है, मैं इनेलो नहीं, को चर्चा में जोड़ रही हूँ। ओंकार जी, एक तो अच्छी बात यह है, पिछली डिबेट में मैं आपसे कह रही थी कई बार प्रवक्ता कुछ कहते हैं लेकिन नेता जब अपना स्टैंड क्लियर करते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है प्रवक्ताओं के लिए भी। लेकिन आप जिस बात की ओर इशारा कर रहे थे ठीक उसी तरह का आपकी पार्टी का स्टैंड भी रहा। ना निर्दलीय यानी कि बीजेपी के साथ गए और ना ही कांग्रेस के साथ गए, लेकिन इससे इनडायरेक्टली फायदा तो कांग्रेस को हुआ ना। ज्योति जी, फायदा किसी को हो, हमने अपनी नीति अलग देखनी है। और मैं आपको पहले ही कह रहा था कि हम इनके साथ नहीं जाने वाले। आपने कहा आप ज्यादा बोल रहे हो, शाम को कहीं रिजल्ट ना बदल जाए। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपने नेता का हमें पता है। हम अपने नेता के साथ सारी जिंदगी हो गए रह रहे हैं, हमें मालूम है वो जुबान का धनी है, वो गोलीबाज नहीं है जी। जैसे कांग्रेस और बीजेपी के नेता। ओंकार जी, अभी आपके पास आ रहे हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है जिससे हम दर्शकों को रूबरू कराते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी राज्यसभा चुनाव से जुड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर। राज्यसभा के चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है। चुनाव की मतगणना शुरू नहीं हुई और वोट प्रक्रिया पूरी होने की चुनाव आयोग को सूचना दी। तो आयोग से काउंटिंग की मंजूरी मांगी जाती है, ये आप जानते हैं। और मतगणना की अनुमति हालांकि अभी ऑफिशियली नहीं मिली है चुनाव आयोग की ओर से। तो वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने की सूचना चुनाव आयोग को दी। तो वोटिंग प्रक्रिया तो आप जानते ही हैं पूरी हो चुकी है। और कुछ ऑब्जेक्शंस हैं कुछ विधायकों को लेकर। कांग्रेस के मतगणना एजेंट बीबी बत्रा ने आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने अनिल विज के वोट पर ऑब्जेक्शन आपत्ति दायर की है। तो सीक्रेसी को लेकर, गोपनीयता को लेकर आरोप लग रहे हैं। बीजेपी के एक विधायक और सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज पर कांग्रेस आरोप लगा रही है। बीबी बत्रा आरोप लगा रहे हैं, गोपनीयता के उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। चलते हैं, साहिल रुखाया हमारे संवाददाता इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, कुछ वोटों को लेकर ऑब्जेक्शन की खबरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल ज्योति, राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है। राज्यसभा चुनाव की मतगणना फिलहाल शुरू नहीं हुई है क्योंकि कांग्रेस विधायक चंद्र प्रकाश की ओर से एक जानकारी जो है वो दी गई है। वोटिंग प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनाव आयोग को सूचित जो है वो किया जाता है और सूचना देकर काउंटिंग की अनुमति जो है मांगी जाती है, जो अभी तक नहीं मिली। मतगणना की अनुमति जो है फिलहाल नहीं मिली और कांग्रेस की ओर से कैबिनेट मंत्री अनिल विज के वोट पर ऑब्जेक्शन जो है वो दायर किया है। सीक्रेसी को लेकर जो है लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहले आरोप लगाए गए कि जो है कांग्रेस के 2 विधायकों ने अपनी सीक्रेसी जो है वो लीक करी है, तो इसको लेकर उन्होंने नाम तो नहीं बताए लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमने इस मामले में निर्वाचन आयोग को शिकायत की है और शिकायत के बाद क्या कुछ रिप्लाई आता है ये अभी देखना होगा फिलहाल। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से भी ऑब्जेक्शन लगाने का काम किया गया है, कांग्रेस की ओर से कैबिनेट मंत्री अनिल विज के वोट को लेकर ऑब्जेक्शन जो है वो दिया गया है और चुनाव आयोग को इसकी शिकायत भी जो है वो की गई है। तो ऐसे में फिलहाल मतगणना जो है वो शुरू नहीं हुई है और उससे पहले दोनों दल जो है वो एक दूसरे के खिलाफ शिकायत जो है वो भारतीय निर्वाचन आयोग को कर चुके हैं। तो ऐसे में अब फिलहाल अनुमति जब मिलेगी उसके बाद ही मतगणना की पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी, क्योंकि अशोक अरोड़ा इस वक्त यहाँ मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। कांग्रेस के तमाम विधायक जो है वो लगातार एक एक करके जिस तरीके से यहाँ पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी बातें जो है उनकी ओर से कही जा रही है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है कांग्रेस का स्टैंड रहता है, कांग्रेस जो है किस तरीके से अपनी जो है तमाम बातें हैं और शिकायतें हैं वो किस तरीके से रखती है। फिलहाल अशोक अरोड़ा यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि कांग्रेस की ओर से भी कैबिनेट मंत्री अनिल विज के वोट को लेकर ऑब्जेक्शन लगाने का काम किया गया। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर मतदान की पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतगणना का इंतजार सभी को है, सभी के दिल की धड़कनें जो है वो बढ़ गई है। अशोक अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लाइव आप तस्वीरें देख रहे हैं। अरोड़ा साहब, फिलहाल राज्यसभा चुनाव को लेकर पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक मतगणना की कोई अनुमति मिली है नहीं मिली? आपको भी अधिकृत अधिकारी जो है नियुक्त किया गया? कुछ ऑब्जेक्शन आए थे, आरओ ने चुनाव आयोग को भेजे। चुनाव आयोग के आने के बाद ही उसमें गिनती शुरू। क्या ऑब्जेक्शन क्या है सर?
ऑब्जेक्शन है दो कांग्रेस बीजेपी की तरफ से, एक कांग्रेस की तरफ से कि वोट की सीक्रेसी लीक हुई है। परंतु मेरा मानना ये है कि जो बीजेपी ने ऑब्जेक्शन दिए हैं वो उस समय दिए जब वोट डल चुकी थी। जब वोट ही डल चुकी फिर उसके बाद क्या ऑब्जेक्शन है? तो भी इसका इंतजार किया जा रहा है कि चुनाव आयोग जो फैसला लेगा। अच्छा, चुनाव आयोग के फैसले पर टिकी हुई है सब ये डिसीजन। सर, कौन से वो कांग्रेस के दो विधायक हैं जिन पे ऑब्जेक्शन उठाया? एक परमवीर सिंह और एक भरत सिंह बेनीवाल। हाँ जी, भरत सिंह बेनीवाल। तो भरत सिंह बेनीवाल और जो परमवीर सिंह हैं उनके वोट पर ऑब्जेक्शन जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया गया है। इसकी शिकायत भाजपा की ओर से निर्वाचन आयोग को लेकर भी उनसे पूछना, अनिल विज को लेकर भी पूछना, क्योंकि ये कह रहे हैं कि वोट किए जाने के बाद ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं, वो तो साथ साथ लगते। तो अनिल विज को लेकर भी गोपनीयता उल्लंघन का एलिगेशन लगाया गया कि ऑब्जेक्शन दरअसल लगाया गया कि चुनाव आयोग के समक्ष। बिल्कुल, कांग्रेस की ओर से भी इस मामले में शिकायत दी गई है। बीबी बत्रा जो कांग्रेस के विधायक है, उन्हें अधिकृत चुनाव अधिकारी भी जो है नियुक्त किया गया। उनकी ओर से इनफॉर्मल जानकारी दी गई है कि हमने कैबिनेट मंत्री अनिल विज के वोट को लेकर भी ऑब्जेक्शन किया है और इसकी बाकायदा शिकायत हमने भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है। तो ऐसे में दोनों दलों की ओर से इस मामले को लेकर शिकायत की गई है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय निर्वाचन आयोग इन दोनों शिकायतों को देख के किस तरीके का फैसला देता है, किस तरीके का डिसीजन जो है उनकी ओर से लिया जाता है। तो इन दोनों दलों की शिकायतों पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। क्या कुछ रिप्लाई आता है, रिप्लाई आने के बाद ही पूरी स्थिति जो है वो क्लियर हो पाएगी और उसके बाद ही अनुमति जो है वो मिलने वाली है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, शकुंतला खटक भी है, इनसे रिएक्शंस ले लेते हैं। हाँ। क्या कहेंगे मैम, किसकी जीत होने वाली है? कांग्रेस की जीत होएगी, पक्की है? पक्की। बिल्कुल, कांग्रेस की जीत का दावा जो है वो शकुंतला खटक जो कांग्रेस से विधायक है उनकी ओर से किया जा रहा है। तो ऐसे में अब इंतजार जो है वो किया जा रहा है कि जो मतगणना है वो कब होगी, क्या चुनाव आयोग की ओर से इस मामले में परमिशन दी जाती है या नहीं दी जाती, उसी का इंतजार जो है वो ज्योति किया जा रहा है। लेकिन तमाम प्रक्रियाएं जो है वो राज्यसभा चुनाव को लेकर फिलहाल पूरी कर ली गई है। बिल्कुल साहिल, आप बने रहिएगा हमारे साथ और कोई भी अपडेट होती है आप तुरंत बताइएगा, आपके पास हम आएंगे, आपका रुख करेंगे। तो बड़ी खबर हमने आपको ये बताई कि वोटिंग की प्रक्रिया तो देखिए 4 बजे पूरी हो गई, लेकिन 2 ऑब्जेक्शन बीजेपी की ओर से 2 विधायकों को लेकर, एक ऑब्जेक्शन उधर कांग्रेस की ओर से कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज को लेकर। चुनाव आयोग के सामने ये आपत्ति है जिन पर सुनवाई हो रही है और जैसे ही वहां से मंजूरी मिल जाती है, निर्वाचन आयोग की ओर से मंजूरी मिल जाती है, उसके बाद शुरू होगी वोट काउंटिंग की प्रक्रिया और उसके बाद चुनाव परिणाम आएगा। एक बार फिर से हमारे खास मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं। ओंकार जी, आप अपनी बात कह रहे थे, क्योंकि मैंने संभावनाओं को लेकर देखिए हम बात कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस के साथ जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, हम ये संभावना जता रहे थे। दूसरा, जाहिर है निर्दलीय तो हैं, बीजेपी का समर्थन भी है, लेकिन किसी समय में आप लोगों के साथ रहे हैं और वोटिंग से आप लोगों ने किनारा किया, उसका थोड़ा सा फायदा कांग्रेस को ही मिला के। ज्योति जी देखिए, मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि इनेलो सेफ मोड में चल रही थी, इंतजार कर रही थी। मेरे भाई 4-5 दिन पहले अभय सिंह चौटाला जी ने स्पष्ट कर दिया था कि जो व्यक्ति हमारी पीठ में छुरा गोप पर जा रहा है और सोच रहा है कि वो पुराना साथी होने का लाभ मिलेगा, तो ये आसान काम नहीं है। ये किसके लिए बोला? क्या करमवीर बोध जी के लिए बोला? ये सतीश नांदल के लिए बोला था। अगर आपको नहीं इस चीज की नॉलेज तो आपकी गलती है, हमारी कोई गलती नहीं। हमने अपने आप को चुनाव से दूर रखा क्योंकि हम कांग्रेस के साथ भी नहीं है, बीजेपी के साथ भी नहीं है। और दूसरा, ये जो सतीश नांदल जी, ये बीजेपी कैंडिडेट हैं। ये अब क्योंकि बीजेपी की साख खराब होने वाली है, अब जनाजा निकलने वाला साख का, तो अब ये अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, आपने किरण बेदी जी का भी सुना बयान, उन्होंने बोला कि वो हमारे कैंडिडेट नहीं है। आज बोला, पहले नहीं बोला इन्होंने, अभी तक किसी ने ये नहीं बोला। कृष्ण बेदी, जब वो आपके प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और आप ही उनको सपोर्ट कर रहे हो, तो कैंडिडेट किसका है? तुम्हारा ही तो है, हमारा तो नहीं है ना। हमने तो अपना पत्ते पहले ही स्पष्ट कर दिए थे जनता को, लेकिन ऑफिशियल घोषणा कब करनी है तो हमने देखना है, हमारी अपनी रणनीति है। लेकिन जैसा कि अभय सिंह चौटाला जी ने कहा कि 25 नहीं, देखिए थोड़ा सा तो लगेगा ओंकार जी, जो ये कह रहे हैं ना कि सेफ साइड चल रहे थे आप लोग। तो 4 बजे तक वोटिंग होनी थी और 2 बजे तक लगभग पूरी हो चुकी थी वोटिंग, क्योंकि उसके बाद सेशन भी था। 3 बजे आकर आपके नेता प्रेस वार्ता करते हैं, तो आपके विरोधियों के जहन में तो ये सवाल जाएगा कि पहले पूरा जोड़ घटा गुणा लगा दिया गया के और उसके बाद ये फैसला लिया गया के। अंदर किसका ईमान बिका, किसका नहीं बिका, वो तो अब भी नहीं पता। किसने वोट कहां डाली, क्या हम प्रत्यक्षदर्शी हैं क्या, या भूष्या वक्त हैं जो हमने देख लिया कि अंदर वोट किसने डाली?
वोट तो अभी तक नहीं पता किसने किसको डाली, अभी तो रिजल्ट आना है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हम इंतजार कर रहे थे, हम सेफ मोड में थे? भाई हमारा निर्णय पहले ही था, लेकिन हम डिक्लेयर कब करेंगे तो हमने देखना है। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस चुनाव में बीजेपी की साख दांव पर है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, 37 विधायक कांग्रेस के, एक इनका जाना चाहिए। अब जाएगा नहीं जाएगा ये कांग्रेस वालों को पता होगा। अब देखिए, पहले तो ये मान नहीं रहे थे, अब इन्होंने चुनाव से एक दिन पहले सतीश नांदल जी से इस्तीफा ले लिया ताकि अखबारों में फचीदी ना हो, बेइज्जती ना हो इनकी। लेकिन आज जग जाहिर है बीजेपी जो कर रही है। हम तो पहले दिन से बीजेपी के ज्यादा खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि बीजेपी हर तरीके के हथकंडे अपनाती है। अब अंदर वोट किसने दी, किसको दी, हमारे को तो नहीं मालूम। हमने वोट प्रक्रिया के चलते हुए अपना डिसीजन दे दिया, और हमारे विधायक चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने गए भी नहीं, क्योंकि हमारे को पता है अगर हम वोट करते तो कांग्रेस वाले ढोल लेके नगाड़े बजाते, देखो बीजेपी की बी टीम, देखो बीजेपी की बी टीम। अब जब चुनाव का रिजल्ट आएगा, अगर 2 वोट कांग्रेस की खराब होती हैं तो किसके ऊपर जाएगा एलिगेशन? कांग्रेस के ऊपर ही तो जाएगा। इतनी मेहनत करने के बाद, इतने एक्सपीरियंस देने के बाद, शिमला भी ले गए, कुफरी भी ले गए, कसौली भी ले गए, उसके बाद भी अगर वोट खराब हो जाते तो क्या वो विधायक बनने के लायक हैं? ये सोचने की बात है। जो एक विधायक 2 से 2.5 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता है, अगर वो रूल्स और रेगुलेशन को छोड़ के अपनी वोट को कहीं खतरे में डालता है तो कहीं ना कहीं उसके ईमान को प्रीवियसली लीक का ये मामला, ये क्या हुआ है, किसे वोट दिखाया गया है, किसने वोट देख लिया है? और जैसा कि दीपक शर्मा भी, हमारे इनपुट हेड भी हमारे साथ थे अभी, उनकी ओर से कहा गया कि अनिल विज को लेकर जो ऑब्जेक्शन लगाया गया है, क्योंकि वो व्हील चेयर पर आए थे, अपना बैलेट पेपर लेकर अगर पार्टी की ओर से जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है एजेंट को वो दिखा रहे हैं, इस दौरान हो भी सकता है कि वोट देख लिया गया हो। कम से कम ये तो उम्मीद नहीं की जाती कि इरादतन वो ऐसा करेंगे। इतने सीनियर नेता, बहुत बार के विधायक, वो ऐसा करेंगे। खैर देखते हैं चुनाव आयोग क्या कहता है। अभी तो संदीप जी इतना जरूर लग रहा है कि आज भी बहुत इंतजार करना पड़ेगा चुनाव परिणाम के लिए, क्योंकि अभी तो वोट काउंटिंग शुरू ही नहीं हुई है। ये ऑब्जेक्शन शुरुआत में ही लग गए हैं, 2 आप लोगों की ओर से, एक उधर कांग्रेस की ओर से। अनिल विज साहब पर भी आरोप लगाए गए हैं, या जो आपत्ति हम इसे कह सकते हैं, आपत्ति दर्ज कराई गई है। बिल्कुल ज्योति जी, देखिए विपक्ष भी जब भी कुछ चुनाव होता है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही है। और जब भारतीय जनता पार्टी ने उन पे ऑब्जेक्शन किया तो उनको भी कुछ न कुछ तो खोजना ही था, उन्होंने भी खोज करके अनिल विज जी के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया और चुनाव परिणाम का इंतजार। नहीं, अशोक अरोड़ा को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे आप लोगों ने बाद में लगाया गया ऑब्जेक्शन, साथ साथ नहीं बल्कि काउंटिंग पूरी हो जाने के बाद, वोटिंग पूरी हो जाने के बाद लगाया गया। देखिए जहां ज्योति जी, देखिए जहां लगा, हमारे जो काउंटिंग जो पोलिंग एजेंट जो थे, जो वहां बैठे थे, उनको जहां भी लगा कि यहाँ पर वोट की सीक्रेसी भंग की गई है या फिर यहाँ पर कुछ गड़बड़ी करने का प्रयास किया गया, तो निसंदेह वो ऑब्जेक्शन दायर होते ही हैं। चुनाव के बाद वो हुए, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हुए। लेकिन अभी थोड़ी देर में वो स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी और उसके बाद काउंटिंग शुरू होगी। लेकिन मेरा मानना, मैंने पहले भी कहा, हमारा मानना ये है कि कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार का आंतरिक कलह है और जिस प्रकार से कांग्रेस का इतिहास रहा है, आप बार बार कह रहे थे कि अब के बार अंतर थोड़ा बड़ा है, तो हमारे पड़ोसी राज्य में एक चुनाव हुआ था, अभिषेक मनु सिंह भी वहां चुनाव लड़ रहे थे और उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 25 विधायक थे और कांग्रेस के पास 40 विधायक थे, 15 का फासला था। परिणाम आपको पता है ज्योति जी, मुझे लगता है जितने प्रवक्ता बैठे हैं सबको पता होगा परिणाम क्या था। तो कांग्रेस के लोग, मैंने कहा कि कांग्रेस के लोगों की जो अंतर कलह है, मैं कल जब राजनीतिक चर्चाओं में हम थे, कल मार्केट के अंदर थे, तो एक बड़ी बात निकल करके आ रही थी कि कांग्रेस का कोई भी नेता, चाहे वो शैलजा हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, वो कोई भी नहीं चाहता कि करमवीर बौद्ध चुनाव जीत करके राज्यसभा में पहुंचे। उनको लगता है कि राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है, पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा स्टेप उन्होंने उठाया जिस नाम को कोई जानता नहीं था। ज्योति जी, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि कोई भी नेता ही नहीं चाहता? यहाँ तो नाक की लड़ाई लग रही है। ज्योति जी, हुड्डा के लिए तो एक बहुत प्रेस्टीज इशू लग रहा है अपने आप में। ज्योति जी मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बार कांग्रेस इतनी हिम्मत, कांग्रेस का नेतृत्व ऐसी हिम्मत कर पाया कि उसने सारे नेताओं को दरकिनार करके, मुझे नहीं लगता ज्योति जी आपकी राजनीतिक समझ भी कहती होगी, आप भी इतने लंबे हरियाणा को देखती है कि करमवीर बौद्ध का नाम डिक्लेयर करने से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा गया होगा, शैलजा से पूछा गया होगा, रणदीप सिंह सुरजेवाला से पूछा गया होगा, चौधरी बीरेंद्र सिंह से पूछा गया होगा, किसी से भी राय नहीं ली गई। इसमें से किसी एक सिंगल किसी व्यक्ति की राय नहीं ली गई है। मेरी राजनीतिक समझ ये कहती है, मुझे लगता है आपकी राजनीतिक समझ भी ये कह रही होगी, इनमें से किसी से नहीं पूछा गया एक ऐसे व्यक्ति को। और कांग्रेस के कार्य, मैंने भी कभी नाम नहीं सुना था, मैं बहुत ईमानदारी से आपको बता देता हूँ, हो सकता है ज्योति जी आपने भी नहीं सुना, और कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे उन्होंने भी करमवीर बौद्ध जी का नाम शायद ही सुना होगा कि उन्होंने ऐसा कोई प्रत्याशी भी आ सकता है।
इसलिए इन लोगों को डर ये है कि इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट अगर राहुल गांधी का सफल होता है यहाँ पर राज्यसभा के अंदर, तो भैया तुम लोगों की जो दुकानें चल रही है, जो ये लोग अपने गुट चला रहे हैं, जो अपने इन लोगों की अलग अलग जो गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, ये गुट भी इनके बंद हो जाएंगे। तो इसलिए ये चाहते हैं शैलजा कभी नहीं चाहेगी, दूसरा नेता भी कभी नहीं चाहे कोई दलित नेता दूसरा उभरे कांग्रेस के अंदर, क्योंकि उनकी अपनी राजनीति है। कांग्रेस कभी भी इकट्ठा होकर के, हमने नहीं देखा कि कांग्रेस कभी भी एक साथ एकजुट होकर के कोई चुनावी मैदान में उतरती है या फिर संगठन को लेकर के कभी एकजुट होती है। संगठन की स्थिति भी आपने देखी है ज्योति जी क्या रही है। 10 साल तक 3 अध्यक्ष रहे, लंबे समय से इन लोगों के 10 साल तक इन लोगों ने अध्यक्ष बनाए, दलित के नाम का ढिंडोरा पीटते रहे, लेकिन किसी भी दलित अध्यक्ष को एक सिंगल जिला अध्यक्ष बनाने तक की अनुमति नहीं दी गई। प्रदेश के लोगों ने की थी, वो केंद्रीय नेतृत्व नहीं की कि केंद्रीय नेतृत्व बनाने देना चाह रहा था। केंद्रीय नेतृत्व चाहता था कि कांग्रेस का संगठन बने, लेकिन यहाँ के लोकल नेता है, जो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला है, चाहे कोई अन्य है, उन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि ये लोग कांग्रेस का प्रदेश में संगठन खड़ा करे। तो ये इस प्रकार की जो स्थिति है, आपके मुताबिक कर्मवीर बोध को लेकर कोई भी कांग्रेसी नेता नहीं चाहता कि वो राज्यसभा जाएं, आपके मुताबिक? इस चुनाव में भी सुनिए ना, सुनिए, मुझे लगता है थोड़ी देर बाद को, और राज्यसभा के चुनाव को लेकर तो कोई बाध्यता नहीं है, कोई विहिप नहीं है, तो फिर तो हम मानकर चलें कि सभी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे, सतीश नादल बहुत अच्छे वोटों के साथ जीतेंगे। ज्योति जी, आपके हिसाब से? मैं तो बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, हो सकता है। मैंने कहा कांग्रेस का इतिहास है और कांग्रेस ने इतिहास से कोई सीख ली नहीं है। और एक विधायक ने कहा कि देखिए, मैं ज्योति जी एक बात बताता हूँ, इनके एक विधायक ने बयान दिया कि जी मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया। वो तो सीधा सा ये भी कह सकते थे कि मैंने जो कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दिया है। उन्होंने ये बयान क्यों दिया कि जी मैंने अंतरात्मा पे वोट दिया? ज्योति इस बयान के कुछ मायने हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। कांग्रेस का विधायक वोट करने के लिए वोट डाल के आ रहा है और वो कह रहा है जी मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया है, तो अंतरात्मा की आवाज तो हो सकता है कि उस के साथ भी हो। वो स्पष्ट तौर पर ये भी कह सकते थे कि वो भारतीय अपने कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट करके आए, शीर्ष नेतृत्व ने जिस प्रत्याशी को चुन करके भेजा उसके लिए हम वोट डाल रहे हैं। उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट डाल के। ऐसे और भी बहुत सारे विधायक होंगे जो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालेंगे। और इस चुनाव के बाद जो कांग्रेस के नेताओं की स्थिति होगी, जो प्रवक्ता कांग्रेस के बैठे नितिन जी, वो थोड़ी देर बाद कहते मिलेंगे कि चैनल के ऊपर की लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है। कांग्रेस भाजपा ने इस प्रकार के कंडे अपनाए कि हमारे एक प्रत्याशी को राज्यसभा में जाने से रोक दिया गया। इस प्रकार के बयानों की बौछार अभी तो ये धनतंत्र का कह रहे हैं, थोड़ी देर देखिए आप, अभी तो ये धनतंत्र का कह रहे हैं, बयानों की बौछार होगी। आएंगे आपके पास नितिन जी। सुभाष जी, इनेलो को लेकर तो उम्मीद कर रही होगी बीजेपी भी, उम्मीद कर रही होगी, साथ ही सतीश नादल भी उम्मीद कर रहे होंगे कि कम से कम इनेलो के 2 विधायक उनके साथ आएंगे। जो 20+2 वाला हम जो सोचकर चल रहे थे कि हो सकता है 22 हो जाए, लेकिन यहाँ इनेलो का भी समर्थन नहीं मिला सतीश नादल को। सुभाष जी, बाहर रहने का सिर्फ एक ही रीजन था, वो नहीं संदीप जी, आप नहीं, सुभाष जी आप बोले। जी हाँ, क्या आप अपना सवाल एक बार दोहराएंगे ज्योति जी? इनेलो को लेकर तो कहीं ना कहीं इनको उम्मीद रही होगी कि 2 विधायक निर्दलीय सतीश नादल को वोट कर देंगे कांग्रेस के खिलाफ जाने के लिए, लेकिन उन्होंने भी वोटिंग से हाथ खींच लिया अपना। जी बिल्कुल, देखिए जो भाजपा ने अपना फॉर्मूला माना था, जैसा हम लोग समझ रहे हैं एक पत्रकार के रूप में, तो उसमें और पत्रकारिता जगत में जो विश्लेषण करने वाले लोग हैं वो भी इस बात को मान के चल रहे थे। क्योंकि आप पिछले, ठीक है अभय जी के इतिहास की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगर अब जो दूसरा फैक्शन था इनेलो से दूसरा हटकर जो दूसरी पार्टी बनी थी, अब अभी राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल शून्य है, तो उनका स्टेप क्या रहा था पिछले राज्यसभा चुनाव में, जग जाहिर है, आप सभी जानते हैं क्या स्थिति बनी थी। और उस वक्त विनोद शर्मा जी के बेटे जब चुनाव में लड़े थे तो उस वक्त क्या बातें थी वो सब सामने है, विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि उसके पीछे का असर, एक बड़ा बहुत माकूल सवाल है जो आपने खड़ा किया इनेलो से संबंधित बातें, कि 3 बजे के आसपास उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इस प्रकार का अनाउंसमेंट उन्होंने किया है। ये बात ठीक है कि देर से उन्होंने की, मगर मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने पॉलिटिकली मैच्योर्ड डिसीजन लिया। अगर ऐसा किया उन्होंने अब कि उन्होंने एब्सटेन करने की कोशिश की, निर्णय ले लिया, अच्छी बात है कि कम से कम दूरी पॉलिटिकली दोनों पार्टी से, आप आइडियोलॉजिकली अगर अपने को अलग मानते हैं तो दोनों से आपको दूरी बनाकर चलना होगा और अपने मतदाताओं को, अपने फॉलोवर को इस प्रकार का संदेश तो आपको देना ही चाहिए। सुभाष जी, आपको टोक रही हूं मैं बीच में, आपसे एक बात हम समझना चाहेंगे, या तो अभय चौटाला बार बार बी टीम सुनकर अभय भी थक गए होंगे, और अभी तो चुनाव को 1.25 साल ही हुआ के विपक्ष का मैं सबसे बड़ा चेहरा हूं, वो दावा उन्हें करना है 2029 तक लगातार। और दूसरा ये कि सतीश नादल की जो डगर है वो मुश्किल नजर आ रही है और 2 वोट से बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। कौन सा फैक्टर आपको लग रहा है प्रबल? ज्योति जी, मैं इसके पीछे का थोड़ा सा एक बात और आपसे, और मैं क्यों मैंने इस जिक्र किया, इसलिए
कि देखिए अभय चौटाला जी के रिलेशंस पॉलिटिकली लंबे समय से, वो फैमिली है, सब कुछ है, आप सबको पता है। तो उनके संपर्क सूत्र तो निश्चित रूप से जाहिर हैं। हर पॉलिटिशियंस अपना अपना संपर्क सूत्र और अपने रिलेशन व्यक्तिगत तौर पे भाजपा में भी, कांग्रेस में भी, सबका सब में आपस में होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको ये संकेत अवश्य मिला है कांग्रेस की ओर से, या कांग्रेस की विधायकों की ओर से, या उनके सूत्र ने ये जरूर उनको कुछ इस तरह की पुख्ता सूचना दी है। वो चाहे वो क्रॉस वोटिंग से संबंधित हो, या जानबूझ करके अपनी वोट की सीक्रेसी जो है वो रिवील करने की बात हो, उसे उस नियम को वायलेट करने की बातें हो, तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन उनके सामने आया है, जिसके आधार पर उन्होंने इतनी देर से ही सही मगर दोनों पार्टियों से अपने को अलग रखने का जो अनाउंसमेंट उन्होंने ये किया है। अब जो ये दो जो सीट्स की बात आपने कही है कि 2 मत उनके साथ जाने चाहिए, नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसा संदीप जी ने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक कहा कि अगर 10 से 12-15 एमएलए भी इधर से उधर हो सकते हैं, ठीक है, हिमाचल और हरियाणा में अंतर है, बिल्कुल ठीक बात है। मगर जो पार्टी है, जो लीडरशिप है और वे ऑफ डीलिंग है अपने एमएलए के साथ और अपने स्टेट्स में अपने स्टेट हेड्स के साथ, स्टेट प्रेसिडेंट्स के साथ या फिर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के साथ, कि कितनी स्वच्छंदता वो देते हैं काम करने की या नहीं देते हैं, और किस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अक्सर जब भी चर्चा में आपके साथ में शामिल होता हूं तो इस मुद्दे को मैं उठाता हूं कि आप देखिए कांग्रेस पार्टी की जो डीलिंग है, जिसको आपने फुल फ्लेज्ड दे दिया हुआ है, हरियाणा को सौंपा हुआ है, क्या उनके तौर तरीके वास्तव में पार्टी को पुष्ट करने वाले हैं? और जिन 4-5 ग्रुप के लीडर्स की चर्चा उन्होंने की है, इनेलो के प्रवक्ता ने भी बताया या फिर संदीप जी ने भी चर्चा की, चाहे रणदीप जी हों, सुरजेवाला हों, चाहे वीरेंद्र सिंह जी हों या सुरजेवाला जी हों, ठीक बात है, वो इक्वेशन इतना ज्यादा तनाव में है और हमेशा रहता है। उस इक्वेशन को एक तरह से इक्विलिब्रियम की स्थिति में, समानता की स्थिति में लाने की दिशा में कोई कोशिश लीडरशिप की ओर से होती नहीं है, तो इसीलिए इस प्रकार के हालात पैदा होते हैं। लेकिन जहां तक रिजल्ट का सवाल है, देखिए ये तो भविष्य के गर्भ में है तब तक के लिए, जब तक कि रिजल्ट सामने नहीं आ जाए। लेकिन उस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता अब तक की जो परिपाटी रही है, जो हालात रहे हैं, और अभी जो चुनाव हुए हैं, जो वहां परिस्थितियां बनी हैं, उसको लेकर के उस आशंका को हम अभी तक मतलब निराधार नहीं मान सकते। बिल्कुल। नितिन जी, आप संदीप जी को सुन रहे थे, हिमाचल का ही उदाहरण दे रहे थे, वहां तो अंतर और भी ज्यादा बड़ा था। वहां आपके कांग्रेस के बड़े नेता और कांग्रेस के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था। तो वहां से इन्हें एक प्रेरणा भी मिल रही है, इनका मनोबल भी बढ़ रहा है। और ये केवल हिमाचल नहीं, कुछ और राज्यों में भी हमने इस तरह की आप कह सकते हैं राजनीतिक घटनाक्रम या चुनाव देखे हैं, जहां संख्या बल होना ही मायने नहीं रखता, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी बात रखना चाहूंगा ज्योति जी, और आप उसमें प्लीज थोड़ा समय दीजिएगा। पहली बात तो मुझे बड़ी जान के खुशी हुई कि संदीप आजाद जी जो हैं वो हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कार्य समिति के सदस्य हैं, और राहुल गांधी जी और कोर कमेटी जो कांग्रेस पार्टी की फैसले लेती है वो संदीप जी को बता के लेती है कि मैंने रणदीप सुरजेवाला जी से सलाह करी या नहीं करी, हुड्डा साहब से सलाह करी या नहीं करी, शैलजा जी से सलाह करी या नहीं करी, क्योंकि बिल्कुल इनको पुख्ता न्यूज है इस बात की कि पार्टी ने ये फैसला जो लिया है। लायक थे आपके पार्टी के जिस दिन नितिन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला संदीप जी, मैं आपके बीच में नहीं। देखिए थोड़ा नितिन जी, माफी के साथ थोड़ा सा टोक रही हूँ, आप बात पूरी कीजिएगा। अच्छा, लेकिन ये तो हुआ होगा, थोड़ा सा तो आपके साथ भी हुआ होगा, जैसे ही नाम सामने आया करवीर बुद्ध, गूगल तो आपको भी करना पड़ा होगा, गूगल तो आपको भी करना पड़ा होगा। कहाँ रेस में उदय भान, अशोक तंवर, कुछ नाम चल रहे थे कि अगर दलित चेहरे होंगे तो इनकी लॉबिंग तेज है। मैं जवाब दूंगा, आप बीच में मत बोलिएगा जब मैं आपके बीच में नहीं, हम बीच में नहीं बोलेंगे, आप जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने देश में प्रदेश के सारे हालातों को देखते हुए इस बार हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो एक जिलाध्यक्ष को मौका दिया, हरियाणा प्रदेश से एक ऐसे व्यक्ति को मौका दिया जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के लिखे हुए संविधान का प्रचार प्रसार करने का, देश में उनके लिखे हुए कानून के बारे में लोगों को बताने का काम करा। एक मध्य वर्गीय परिवार के ऐसे व्यक्ति को मौका दिया जो दलित समाज से आते हैं, और उन्होंने जो भी फैसला लिया वो प्रदेश के हित में लिया, देश के हित में लिया, और उस फैसले का स्वागत सभी नेताओं ने, शायद ना पता हो मेरे साथी प्रवक्ता को तो मैं बता दूं कि सीएलपी की मीटिंग इस फैसले से पहले जो हुई थी चंडीगढ़ के अंदर, उसके अंदर हमारे प्रभारी मौजूद थे, और हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सभी 37 विधायकों ने आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को
इस बात की स्वीकृति दी थी कि जिस उम्मीदवार को पार्टी तय करके भेजेगी वो हमारा राज्यसभा का स्वीकृति देते हैं इसके लिए आप लोग? ये तो हमेशा ही होता है। ये तो इसके लिए इसके लिए पार्टी की तरफ से, सभी की तरफ से एक ये दिया जाता है कि जो पार्टी का फैसला होगा वो हमारे नहीं ली होती तो क्या वो अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते भूपेंद्र सिंह हुड्डा? अगर मैं बीच में संदीप जी समय भी नहीं कि आप बीच में मैं वो बात पूरी रखने दें। दूसरी बात ये कि कल मनोहर लाल खट्टर जी अभी 1-2 दिन पहले आए थे, उनका बयान हम लोग सुन रहे थे। आज ये पल्ला झाड़ रहे हैं सतीश नांदल जी से। कल तक खुद मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि हमारे 2 उम्मीदवार हैं, एक भारतीय जनता पार्टी का और एक हमारा निर्दलीय उम्मीदवार जो कि भाजपा का समर्पित उम्मीदवार है। आज ये उससे पल्ला झाड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी हॉर्स ट्रेडिंग। चलिए अभी तो देखेंगे। सुभाष जी जो कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी करिश्मा, कोई भी चमत्कार हो सकता है। बिल्कुल नहीं, समय कम है और जैसे जैसे ये वोट काउंटिंग जैसे ही शुरू होगी, आप लोगों से हम एक बार फिर से जुड़ेंगे। अभी लास्ट कमेंट में चर्चा का ओंकार जी से चाह रही हूँ, इनको समय कम मिला। ओंकार जी आप ज्योति जी एक बार बात तो पूरी रखने नितिन जी माफी के साथ समय नहीं अलाउ कर रहे, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे हम। ओंकार जी आप बोले। ज्योति जी देखिए, रिजल्ट तकरीबन स्पष्ट है। बीजेपी अगर आजाद कैंडिडेट से पल्ला झाड़ रही है तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इनकी दाल गली नहीं बीजेपी वालों की। इन्होंने कोशिश तो करी होगी, 1-2 वोट इन्होंने हो सकता है कम भी पड़ जाए, लेकिन सतीश नांदल जी से जो इस्तीफा लिया गया और अब उनसे पल्ला झाड़ रहे हैं, इससे बात स्पष्ट है। और अभी तो मेरे भाई संदीप आजाद हंस रहे हैं, अगर इसके बाद की किसी डिबेट में सामने तो बाद में भी हंसेंगे, हम तो बाद में भी हंसेंगे। ओंकार जी हमारे कैंडिडेट नहीं हंसोगे जरूर बाद में, लेकिन हंसोगे अपने ऊपर। हमारे कैंडिडेट गलत बात है। नहीं साथ मत बोलिए सिंगला जी, जल्दी इन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए, जल्दी। बीच में नहीं बोलना चाहिए, आपके बीच में ना वो बोले थे, ना सुभाष जी बोले, ना मैं बोला। तो बताइए, मैं कह रहा हूं बाद में भी हंसेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का। शुक्रिया आप लोग चर्चा में जुड़े, वक्त आप लोगों ने दिया। तो राज्यसभा को लेकर अब तक जो हुआ है, वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वोट काउंटिंग को लेकर अभी चुनाव आयोग से मंजूरी आनी बाकी है। तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।